भारत के मध्य वर्गीय समाज में जब कोई नौजवान ग्रेजुएट होता है तो उसकी पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी, क्योंकि यही ऐसी नौकरी है जो आपको समाज में इज्जत दिलाती है, आपके परिवार को समाज में सर ऊंचा करके चलने का हौसला देती है, की सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके परिवार की सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊंचा रखने में मददगार साबित होती है। और दोस्तों, आपको पता है, शादी अगर करनी है तो आज के समय में सरकारी नौकरी की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे जब मैं उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल या इस तरह के और राज्यों की बात करता हूँ, तो आज इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर सरकारी नौकरी की क्या अहमियत है, इसकी तैयारी के लिए बच्चों को क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए, कौन कौन सी समस्याओं का वो सामना करते हैं, तो इसको लेकर जो है आज फिर मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी आशीष जी। इन्होंने परिचय तो पिछले पॉडकास्ट में भी दे दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार फिर अपना परिचय दें, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि सर क्या क्या आप तक आज तक पढ़ा चुके हो और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपको लगती हैं। तो अपना परिचय के साथ साथ आप अपनी बातचीत को शुरू भी कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आशीष है और मैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट मेनली पढ़ाता हूं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ जो पार्ट है उसे भी मैं जो है पढ़ाता हूं। तकरीबन पिछले 12 सालों से मैं टीच कर रहा हूं। तो जैसा कि सर ने कहा कि हिमाचल के संदर्भ में ही मुख्य रूप से हमारा ये सेशन रहने वाला है। हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को आज इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर थोड़ा सा सर जो है, चलिए सर हम कर देते हैं शुरू। तो हम सबसे पहला जो हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो डिस्कशन का जो हिस्सा है वो ये है कि सर जैसे कि मैंने परिचय दिया इस पॉडकास्ट का कि मध्यम वर्गीय बच्चों का सपना है सरकारी नौकरी, तो सर जो है हमें सबसे पहले बात करनी है कि सरकारी नौकरी की अहमियत या सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि हर जो व्यक्ति है, हर जो परिवार है, उसमें उसके जो है उसके आवेश में अपने आप को सुरक्षित जो है वो महसूस करता है। तो क्या उसका रीज़न है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन सोसाइटी है। कृषक परिवार से अधिकतम जो बच्चे हैं वो संबंध रखते हैं। लेकिन सर मुझे कभी कभी लगता है जैसे बहुत सारी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि ये काओ पार्टी है, ये वो पार्टी है जी। तो मुझे लगता है कि जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं शायद उन सभी में ही, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हमारा हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तो उत्तर प्रदेश, हमारा हिमाचल भी उसी में से एक है। जी। तो यहाँ पर जो है सभी जगह ही मुझे लगता है कि अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है जो आप बता रहे हो वो थोड़ी ज़्यादा है ना सर की। जी। मैं उसमें थोड़ा सा आप और ज़्यादा क्लियर कीजिए सर। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल की जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन सोसाइटी है। कृषि प्रधान राज्य हिमाचल प्रदेश रहा है और इसके अलावा अदर सेक्टर्स भी बहुत अधिक नहीं हैं, जैसे कि लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो शुरुआत से ही सरकारी नौकरी की तरफ हिमाचल के बच्चों का रहा है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट्स कंपेयर करेंगे, पंजाब हरियाणा भी कंपेयर करेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसकी वजह से भी रोज़गार जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही निर्भर नहीं करता है। जब हिमाचल की बात आती है तो बहुत अधिक जो कह सकते हैं डिपेंडेंसी जो है वो सरकारी नौकरी पर है, या तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर जो है वही मुख्य आजीविका का सोर्स बनता है। तो हम यही देखते हैं कि भाई लंबे समय से रुझान रहा है बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी मिल जाती है। ज़्यादातर बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से ही संबंध रखते हैं और सिक्योरिटी अपने जीवन में हर कोई चाहेगा ही। तो बहुत कम सरकारी नौकरियों का रेशियो होने के बावजूद भी हिमाचल का बच्चा जो है अधिकतम समय अपनी प्रिपरेशन में गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी पाने में ही समय व्यतीत करता है। सर हम
जब हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगर प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो 90 से भी ज़्यादा जो प्रतिशत है वो सिर्फ सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही आसपास जो है वो घूमती है, बद्दी और उसके आसपास की जो इंडस्ट्री है। और मैं ये भी जो है चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे आप थोड़ा और ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई चंडीगढ़ में जब भी किसी हिमाचल के विद्यार्थी से बात करते हैं कि भाई तू कहाँ का है, तो वो कहता है मैं भाई ऊपर का हूँ या मैं नीचे का हूँ। तो मुझे लगता है कि जो नीचे के ये जो शहर है, जैसे हम सोलन की ही बात कर लें या बद्दी है या ऊना का, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री यहाँ पर लिटिल बिट मतलब जो भी जितनी हो सकती है, क्योंकि इसको जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हिमाचल सरकार द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन अपर हिमाचल में तो इंडस्ट्री लगना वो है संभव ही नहीं है। तो पूरी तरह से जो है बाकी हिमाचल में तो टूरिज्म ही जो है एक प्राइवेट आया का जो है वो एक स्रोत है। तो टूरिज्म है और ये जो है एक दो डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री है, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं नज़र आता। या इसके अलावा सर एग्रीकल्चर में कुछ प्राइवेट भी कुछ लोग काम कर पा रहे हैं, जैसे अपर हिमाचल में स्पेशली जो सेब के जो बड़े। देखिए मैंने एक साधारण शब्द में ये सारी चीज़ें समराइज करने की कोशिश की कि हिमाचल एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हॉर्टिकल्चर भी आ रहा है, टूरिज्म भी बहुत से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। हालांकि पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का बहुत अधिक है, लेकिन हम क्या देखते हैं गिने चुने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गिनी चुनी जो प्लेसेस हैं, जैसे कि शिमला हो गया, मनाली, डलहौजी हो गया, ठीक है, यही पॉपुलर प्लेसेस है जहां पर टूरिज्म हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ प्लेसेस में बहुत ज़्यादा टूरिज्म नहीं है। सरकार भी कोशिश कर रही है एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने की या अदर वेज ऑफ जो आपके टूरिज्म है उनको प्रमोट करने की, लेकिन अभी इसमें बहुत कह सकते हैं समय लगेगा उस लेवल पर टूरिज्म हिमाचल का बूस्ट होने में। तो सबसे बड़ा जो यही सब कारण है जिसकी वजह से सरकारी नौकरी की अहमियत जो है शायद वो अपने आप बढ़ती है, क्योंकि ये जो प्रोफेशंस हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न इनमें रहेगा ही। सरकारी नॉकरी जो है, जैसे आपने कहा सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट बहुत टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, ऐसे बहुत से अदर प्रोफेशंस हैं, ये बस सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो सिर्फ हिमाचली क्यों, पूरे भारत में ही जो मध्य वर्गीय जो किसान परिवार है उसमें कहीं ना कहीं जब तक उसके पास एक और स्थायी इनकम का स्रोत ना हो तो उसका जो एग्रीकल्चर है शायद उतना डेवलप नहीं है। तो सर जो है ये तो बात हुई है ना हमारे राज्य में जो है अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है उसकी भी बात हुई। तो अब जब तैयारी बच्चे करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है विद्यार्थी हैं, है ना, अब बहुत सारे अभी पॉडकास्ट देख रहे होंगे और पॉडकास्ट कई यूट्यूब देखते ही वो हैं ज़्यादा जो चंडीगढ़ नहीं आ पाते, क्योंकि मुझे लगता है चंडीगढ़ दिल्ली जो आ जाते हैं वो तो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पे है या सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो पूरी तरह से यूट्यूब पर जो है या ऑनलाइन स्टडी पर जो डिपेंडेंट है। और पिछले 4-5 साल में जो है हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो हैं वो बने हैं, काफ़ी अच्छे से जो है टीचर्स उन्हें चला पा रहे हैं। और अब ये जो विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद इतने ज़्यादा प्रो टेक्नोलॉजी या जो है टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से पढ़ने का उतना एक्सपीरियंस भी बच्चों के पास कहाँ ही है। तो हो सकता है कि अभी जो छोटे बच्चे हों जो वो बड़े बनेंगे, अभी जो 5, 7, 10 साल के बच्चे हैं वो जब पढ़ेंगे 20-22 साल पर आकर उनके लिए उतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अभी जो बच्चे 20, 22, 24, 25 उनके लिए तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो यहाँ पर जो है सर जो है, क्योंकि सर खुद कांगड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको क्या लगता है सर कि अगर आप जो है अभी गाँव में ही होते अपने, जी। तो आपके लिए कितना मुश्किल या कितने चैलेंजेस होते पढ़ने के लिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से? हाँ जी, मैं उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। हालांकि अब तो काफ़ी एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात है कि जब हम स्टूडेंट थे तो शायद ये सब कुछ था ही नहीं, यूट्यूब वगैरह था ही नहीं। सर कहाँ से पढ़े आप? ही नहीं, मैं एक्चुअल में धर्मशाला कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी। क्या बात है सर, ये वही कॉलेज है जिससे देवानंद साहब भी पढ़े हैं सर? जी 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 जी, इससे पहले स्कूलिंग मेरी जो है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है। सर आप जो है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि लास्ट ईयर वहाँ पढ़ाने भी गए थे अपने कॉलेज में? जी 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 जी, मुझे अवसर मिला था पढ़ाने का भी, तो मैं ज़रूर वहाँ भी पढ़ाने गया था। खैर जो प्रश्न आपने किया है मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा कि देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ है और उसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर में भी बूम आया है। और मुझे लगता है कि हिमाचल के बच्चों में स्पेशली जो इंटीरियर रीजन्स में हैं, जो
चंडीगढ़ या दिल्ली आके पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत अधिक सुविधा हो गई है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। समस्या उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि कई बार उनको ऑपरेशनल जो है टेक्नोलॉजी को हैंडल करने का, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, और कई बार किस सोर्स, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है जिसके पास हम पढ़ें, ये कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम कहेंगे कि बहुत तेज़ी से जो है इस पर भी हमें अब परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और नई पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी टेक्नो फ्रेंडली है, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसमें हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो कहेंगे कि शिक्षा प्रणाली है, हिमाचल प्रदेश में एक बूम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सर आपने ये बातें कही हैं, मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिमाग में आ गए। अब तो बहुत सारे जो हैं लोग जो नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में, तो वो इतना अच्छा यूट्यूब का इस्तेमाल करके काफ़ी पॉपुलर हो गए। तो देखिए, थोड़ा इंटरेस्ट की भी बात है। अगर जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप एक निपुणता हासिल कर ही लेते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जैसे हिमाचल के युवा या लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बने हैं, तो टेक्नोलॉजी को समझा है उन्होंने, इसीलिए बन पाए। तो अगर ये जो एजुकेशन है इसको भी अगर वो समझेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास फिर ही जो है कुछ अच्छे से बन पाता है। तो जो है इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर प्रायोरिटी, ना कि जो है भाई चैलेंजेस तो हमेशा ही आएंगे। सर मैं वही कहना चाह रहा था कि चैलेंजेस हमेशा थे, और अलग अलग तरीके से। अगर हम अपनी लास्ट जनरेशन की बात करें तो दे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। हम जब पढ़ रहे थे हमारे कुछ अलग चैलेंजेस रहे थे, तो नई जनरेशन में भी कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी भी तो क्रिएट हो रही है कि अब आप घर बैठ के ही अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। एक समय था कि इंटीरियर रीजन से जहां बसेस भी बहुत मुश्किल से पहुंच रही हैं, वहां का बच्चा सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है तो उसके पास कोई भी तरीका नहीं है पढ़ने का। वो अफोर्ड नहीं कर सकता चंडीगढ़ आना, दिल्ली आना और यहाँ आके जो है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। ना उसके पास एक कह सकते हैं एक सही गाइडेंस होती है स्कूल या कॉलेज के समय में कि कैसे करियर को अपने बनाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। और दूसरा, आप सोचिए गर्ल्स के लिए कितना बेनिफिशियल है कि बहुत से अभी भी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते हैं या अलाउ नहीं करते हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं जो जाके शहर में पढ़ें जहां उनको कोई नहीं जानता है। सिक्योरिटी पर्पसेस भी वन ऑफ द रीज़न है इसके पीछे। तो अब वो बच्चियां भी और वो बच्चे भी जो घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये सुविधा हो गई है। तो थोड़ा सा तो प्रयास करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं समझ आती हैं, बहुत से तरीके हैं उनको समझने के भी, और ऑनलाइन बैठकर ही आप अच्छे से आज पढ़ सकते हैं। वैसे तो सर शिक्षा का सही जो लक्ष्य है वो अपनी समझ विकसित करना ही है, लेकिन ये भी दो राय नहीं है कि भाई अब कमर्शियल ज़माना है, हम शिक्षा को नौकरी से पैसों से जोड़कर ही देखते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब सर हमारे जो राज्य में जो स्कूलिंग है जो बच्चों की खास तौर पे 10वीं के बाद या ग्रेजुएशन में है, या मतलब सिर्फ हमारे ही राज्य में क्यों, पूरे भारत की ही अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो उस पर भी बार बार सवालिया निशान उठता है कि अगर कोई बच्चा जो है मेडिकल से आ रहा है, नॉन मेडिकल से आ रहा है, और जो किसी और जो है सब्जेक्ट से आ रहा है, बाद में जाके तो एक कॉमन सब्जेक्ट ही बना रखे हमने कि भाई आपको पुलिस में लगना है, पटवारी में लगना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास, आपको पढ़नी पड़ेगी साइंस, आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ। तो सर क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है या ऐसा ही सिस्टम चलता रहना है, आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए समय के साथ जो है बदलाव तो आते ही हैं। शिक्षा प्रणाली में भी अभी आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन हुआ है बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। अब वो हमारे वाला समय नहीं है कि भाई ब्लैक बोर्ड्स पे चौक से टीचर्स लिख रहे हैं, अब स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स, क्या वो उनको भी कुछ मतलब आपको शायद ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा, क्या उनको भी कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि आपने खुद देखा कि 5-7 साल पहले तक हम जब डिजिटल एजुकेशन में आए, इसमें हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंजेस था। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट टीचर्स की कोई शायद ट्रेनिंग अगर नहीं होती तो सरकार को शायद इस पर भी थोड़ा फोकस जो है नहीं, सरकार जरूर करना चाहिए रही है। सरकार इन बातों पे ध्यान दे भी रही है, क्योंकि अगर बच्चे को आप चाह रहे हो कि आने वाले टाइम में वो डिजिटल फ्रेंडली बने, तो सबसे पहले अध्यापकों को डिजिटल फ्रेंडली होना जरूरी है, जरूरी पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा में कहा आपने, तो निश्चित रूप से ये एक हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों में या कह सकते हैं ओवरऑल जो गाइडेंस है उसमें भी कमी रही है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स का रेशियो बहुत कम ही है हिमाचल प्रदेश में। तो
बच्चों को इनकरेजमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को की तरफ नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट और इंटर जो कोर्सेज हैं उनकी तरफ भी बच्चों को सही टाइम पे सही गाइडेंस दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम एक विकल्प जो है अपना बना के रख पाएँ। अगर सरकारी नौकरी ना भी ले पाएँ तो डिप्रेस ना हो जाएं अपनी लाइफ में और घर ना बैठ जाएं, कुछ ना कुछ वो आजीविका कमा पाएँ। और आने वाले टाइम में जैसे कि अगर आप 10-15 साल पहले भी देखेंगे तो एक समय आया था जब भाई बीपीओज में जॉब्स बहुत आ गई थी सडनली, और आईटी अगर कंप्यूटर्स आपको आता है तो कुछ ना कुछ आपका सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी में आपका बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी रहती है सरकारी नौकरी जो है, जहाँ पर सीजनल ही सही लेकिन जॉब जरूर देती है गवर्नमेंट। अगर आपके पास वो स्किल है तो एक ऑप्शन हमेशा ही रहेगा। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल अभी फिलहाल हमारे कोर्सेज हैं जिनमें जो एक सिलेबस डिफाइन होता है, फिलहाल तो वही है और उसी को पढ़ना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट हाँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, थोड़ी सी मसाला, थोड़ी सी हमारे प्रदेश की स्थिति की। और प्रश्न ये है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ये बनता है या मुद्दा ये बनता है कि यार हिमाचल में नौकरी क्यों नहीं आ रही। सरकार पिछले 1 साल से अब अखबारों में देखते हैं कि सरकार द्वारा जो है प्रस्तावित कर दिया गया है नौकरियां, पटवारी की सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई हैं, पुलिस की नौकरियां, लेकिन वो जो नौकरियां हैं अभी तक जो है फाइनल स्टेज पर जो है वो नहीं आ पा रही हैं। अभी रिसेंटली ही पुलिस की नौकरी, पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लड़कों लड़कियों के लिए ज़रूर जो है निकाल दी है, लेकिन बाकी बहुत सारे जो है ऐसे महकमे हैं वहाँ पर नौकरियाँ अभी जो है फाइनल स्टेज पर या उनका जो है अभी उनको जो है पब्लिकली जो है उनको जो ऑफिशियली जो है अनाउंस है नहीं किया गया। तो ये जो दौर है जिसमें नौकरियाँ इतनी नहीं आ पा रही हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए? सर ये तो आप जो है बताओ बच्चों को ज़रूर कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन जो है आपने पूछा है, और अक्सर हम अपने सेशंस में भी देखते हैं कि बच्चा का जो रुझान है पढ़ाई की तरफ वो कम हो रहा है। और उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि एक जो गवर्नमेंट सेक्टर में या कह लीजिए लगातार कुछ ना कुछ पोस्टें निकलती रहती थी, वो एक लंबे समय से एक विराम हम देख रहे हैं। और एक खास बात है सर कि मैंने जितने मैं राज्यों का जिक्र करता हूँ, मैं जितने भी राज्यों के बारे में जानता हूँ, हिमाचल एक ऐसा राज्य हमेशा से रहा है, और हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, हमेशा से ही ऐसा रहा है कि चाहे नंबर ऑफ जॉब्स काफी कम रही हों, लेकिन लगातार जो है चाहे वो HAS की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें या दूसरे एग्जाम्स की बात करें, लेकिन अभी कुछ समय से बिल्कुल रोक ही लगी हुई है। और बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट डेफिनेटली वो होना बड़ा स्वाभाविक है। तो हम जो बात कर रहे हैं, मैं वही एक चीज मैंने अभी कहा, बिकॉज टारगेट नहीं है। जब आपके पास लक्ष्य विहीन आप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी आपका मन होगा ही, और निश्चित रूप से जो है वो फेज सबसे मुश्किल होता है। शायद हमारे लिए कहना बड़ा सरल है, लेकिन जो उस फेज से गुजर रहे हैं उनकी जो वास्तविकता है वो निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल उनके लिए फेज रहता है, क्योंकि टारगेट नहीं है, कोई पोस्ट ही नहीं निकल रही है, तो तैयारी हम किस चीज़ की करें। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको खुद को मोटिवेट करना होता है। देखिए, कई बार, बहुत बार ऐसा होगा आपके जीवन में जब आपको आपकी अपनी पीठ खुद ही थपथपानी पड़ेगी। यू हैव टू पैट योर बैक योरसेल्फ, और कोई होगा नहीं आपकी सहायता के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मुश्किल भरे पल हैं, आपको एक बात अगर क्लियर है मन में कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है, तो फिर निश्चित रूप से जो है आप अपनी तैयारी को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये वेट नहीं कर सकते हैं कि पता नहीं अब सरकार पोस्टें तो निकाल रही नहीं है तो मैं भी तैयारी क्यों ही करूं। तो ये इस मुश्किल फेज़ में भी उस डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, उस निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, ये निश्चित रूप से जो है आपको आपकी सफलता, क्योंकि बहुत से बच्चे इस मुश्किल दौर में अपनी प्रिपरेशन को कम कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है, जो डिमोटिवेशन अगर हो रहा है, हर फेज़ में होता है, हर तैयारी में होता है, वो तो आपके जीवन का हिस्सा है। कल को आप सरकारी नौकरी भी लेंगे, फिर भी आपको किसी न किसी जीवन के पक्ष में जो है डिमोटिवेशन मिलेगा, या कह सकते हैं कि आपका मन उदास रहेगा, मायूस आप होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उस डिसिप्लिन के साथ सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे विचारों को पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, और लगातार जो है इस मुश्किल दौर में भी अपने इंथुसियाज्म को बना के रखिए।
सर साथ ही जो आपने कहा एक बड़ी स्वाभाविक बात है कि जब नौकरियां आएंगी तो पढ़ने वाले बच्चों की जो भीड़ है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लेकिन वही बच्चे शायद ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, उन्हीं बच्चों को नौकरियां मिल पाएंगी जो उस समय भी पढ़े जब उन्हें जो है आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। जब उन्हें जो है कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था तब भी वो अपने लक्ष्य को लेकर जो है वो पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अक्सर ऐसे नज़ारे मुझे जब मैं लाइब्रेरीज़ में जाता हूँ, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो सर, सोलन में हो, शिमला में हो, तो कुछ विद्यार्थी हैं वो हर रोज़ उनको 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन जब नौकरी आएगी, जब कोई पेपर आएगा तब देखते हैं कि लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा भर जाती हैं। और डेफिनेटली आपने वो बात बड़ी अच्छी कही कि नौकरियों की जो संख्या है वो बड़ी कम है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लें कि 1% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं और नौकरियों में रेशो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डेफिनेटली लगातार पढ़ना ज़रूरी है। और ये सिर्फ हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, ज़िंदगी में जो भी आपने लक्ष्य रखा है, जैसे सर ने कहा है कि पॉजिटिव रहना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो है आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू। तो आप ही जो है अपनी पीठ जो है थपथपा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आज हमने तैयारी के बारे में जो है कि दोस्तों जो है ये जो हमारा पॉडकास्ट था, मैंने और आशीष सर ने इस मुद्दे पर जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जो बच्चे जो हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं उसको लेकर ख़ास तौर पे बनाया, क्योंकि पिछली जो पॉडकास्ट थी उसमें मैंने बच्चों से सजेशंस मांगे थे और उन्हीं सजेशंस के आधार पे आज का जो पॉडकास्ट हमारा रहा। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट जो है बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9353000041। और अगला पॉडकास्ट किस मुद्दे पर हो, किस जो है बात पर हो, आप हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ सेशन ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप भी कर दें। थैंक यू सो मच। हाँ जी।